हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, आज हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर डीएलएड बीटीसी का। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए आप लोग, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। डीएलएड पाठशाला पे हम डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको पढ़ाते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_ पाठशाला को ज्वाइन कर लें। ठीक है, यहाँ पे हम आपको नोट्स फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। समझ में आया बच्चों? पेन तो हमने चूज कर लिया है, स्टार्ट करा जाए आज का लेक्चर। आपके लिए मस्त नोट्स हम बना करके लाए हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हर चीज। ठीक है, एक सेकेंड, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला चैप्टर है आपका मैथ्स में। देखो, मैथ्स आपका 25 नंबर का होता है। ठीक है हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर मैथ्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। डीएलएड का पहला अध्याय आपका क्या है? रेशियो वगैरह है, यानी अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। जो इंग्लिश टर्म भी हमने यूज किया है, जैसे मान लो कोई सीबीएसई बोर्ड से है या आईसीएसई बोर्ड से है, 10th 11th उन्होंने उस तरीके से बोर्ड इंग्लिश मीडियम में मान लीजिए किया हुआ है, तो मैथ्स समझना उनको हिंदी में काफी डिफिकल्ट रहता है। हालांकि आपको आंसर जो है, सारी चीजें आपको हिंदी में ही करनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि मैथ्स आप कर सकते हो अगर आप हिंदी मीडियम के भी हो या इंग्लिश मीडियम के हो, लेकिन दिक्कत होती है कि समझने में कि क्या चीज क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो उसके बारे में हमने उसको इंग्लिश में भी लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप उसका हिंदी शब्द भी जान जाएं। जिससे कभी भी आपसे मान लीजिए पूछ ले कि अनुपात एवं समानुपात क्या होता है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन पता होता है, और सेम ऐसे ही हिंदी मीडियम वालों को कि अगर आपको इंग्लिश में दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो परिचय हम लोग देखते हैं, पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो यह अध्याय आपका अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट्स का परिचय देता है। ठीक है, यह संख्या और नंबर के बीच में संबंध यानी रिलेशन को समझाने के लिए मौलिक है। ठीक है, तो ये दो नंबर है, अगर मान लो तो एक नंबर n1 और एक नंबर n2, तो ये क्या करता है दोस्तों, ये आपका दोनों के बीच में रिलेशन दिखाता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध बन रहा है। ठीक है, जैसे n है अगर, तो n कितना गुना है n2 का। मान लीजिए n1 है और n2 जो है वो 2n1 है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये n2 जो हो गया ये 2 गुना हो गया n1 का। ठीक है, तो ये आपका संबंध दिखा रहा है, यही आपका रेशियो अनुपात एवं समानुपात होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। देखो, अनुपात यानी रेशियो क्या है। देखो क्या है, तो अनुपात रेशियो दो या दो से अधिक। देखो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हम पहले आपको समझाएंगे कि क्या चीज क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद से हम क्वेश्चन सॉल्व आपको करवाएंगे। ठीक है, तो ये मत समझता कि मैथ्स का क्लास है ये कैसे थ्योरी हो गया। थ्योरी से ही स्टार्ट होता है बच्चों, पहले फॉर्मूला होते हैं, पहले उसके बारे में बताना पड़ता है। डायरेक्ट आपको मैं क्वेश्चन नहीं करा सकता हूँ, मैं मुझे बेसिक से आपको पढ़ानी है। ठीक है, तो अनुपात यानी रेशियो क्या है, तो अनुपात दो या दो से अधिक समान प्रकार की राशियों, समान प्रकार की राशियों मतलब उसकी यूनिट जो है वो सेम रहे। ऐसा ना हो कि 1 मीटर में है और 1 किलोमीटर में है। ठीक है, तो उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड के बीच में संबंध यानी रिलेशन हो, यह बताता है कि एक राशि यानी एक क्वांटिटी दूसरी राशि की कितना गुना, हमने बताया ना कितना गुना है, मल्टीपल है, यह कौन सा भाग है या उसका कितना भाग है। जैसे होता है ना कि 1/3 हमको उसमें से दे दो हिस्सा। ठीक है, तो ये भाग हो गया, ये रेशियो हो गया दोस्तों।
अनुपात को अक्सर भिन्न यानी फ्रैक्शन के रूप में या चिन्ह यानी कोलन की, ये जो कोलन होता है इसके सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ठीक है, तो या तो हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं ए बी, या फिर हम कोलन का यूज करते हैं A/B। ठीक है, ये आपका अनुपात दिखाने का एक ढंग होता है। दो तरीके का होता है, एक फ्रैक्शन और एक कोलन वाला। ठीक है, चिन्ह वाला। ठीक है, उदाहरण देखो दोस्तों बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यदि दो सेब और 3 संतरे हैं तो सेब और संतरों का अनुपात क्या हो गया? 2:3 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? है ना? समझ में आए? इतना समझ में आया आप लोगों को कि अनुपात क्या होता है, समानुपात वगैरह। ठीक है, समझ में आया? समानुपात अभी हम पढ़ेंगे। अनुपात आपको समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया? वीडियो को लाइक करिए तुरंत। ठीक है, ये आपकी कोई बुक वगैरह नहीं है, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर बनाए हुए नोट्स, और ये मैं आपको दूंगा फ्री में। ठीक है, आप बुक्स वगैरह मत ढूंढिएगा कि मैं बुक से उठा करके इसको कर दिया, ये बुक्स नहीं है। आगे पढ़ते हैं। अनुपात का महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो अनुपात के होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो अनुपात आपका समान इकाई, हमने बोला था ना कि इकाई जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, देखो दोस्तों, समान इकाई यानी सेम यूनिट होनी चाहिए। अनुपात हमेशा समान इकाई यानी सेम यूनिट वाली राशियों के बीच होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए किलोमीटर और मीटर का अनुपात सीधे नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अगर आपसे पूछा, एक कोई क्वेश्चन दे दिया कि 2 किलोमीटर है, ठीक है, 2 मीटर है, और लिख दिया यहाँ 4 किलोमीटर है। ठीक है, अब बोल दिया इनका अनुपात निकालिए, तो इनका अनुपात आप सीधे नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो 2 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर 4 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद से अनुपात निकालिए। तो सीधे नहीं निकाला जा सकता, पहले उन्हें एक ही इकाई यानी एक ही यूनिट में बदलना होगा। समझ में आया? इतना टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम आपको केवल ओवरव्यू दे रहे हैं, एक ऊपर से हम सारी चीजें बता रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल उसको आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो आपका 50:100 मान लो कोई रेशियो दे रहा है, तो ये रेशियो सही नहीं है। ठीक है, तो रेशियो को क्या होना चाहिए? एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब कि उसको पूरा डिवाइड कर दो, उसका पूरा भाग कर दो, जो बाद में जो शेष बचता है वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे ये अभी अभी और डिवाइड होगा, 50 एकन्या 50 और 50 दूनी 200, तो अब 1:2 थोड़े ना डिवाइड होगा, तो ये आपका 1:2 हो गया। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से मान लो अगर ये मान लो 100/300 है। ठीक है, अभी इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है नहीं, क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो 1:3 आ गया। ठीक है, तो 1:3 ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। समझ में आया? तो अनुपात को हमेशा उसके सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त किया जाता है। जैसे 10:20 को 1:2 के रूप में लिखा जाता है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया इतना कि नहीं? तो अनुपात के महत्वपूर्ण बिंदु आपके समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बकवास नहीं करना है, सीधे आपको पढ़ाना है, क्योंकि एग्जाम का अब टाइम कम है। 2 से 3 महीना, मेरे ख्याल से 2 महीने अभी बचे हुए हैं, 3 महीना भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं है आप लोगों का। आते हैं हम लोग समानुपात यानी प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमेशा साथ साथ में आता है वर्ड। तो अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो समानुपात क्या होता है? अनुपात तो आपने देख लिया दोस्तों, तो पढ़ते हैं। समानुपात यानी प्रोपोर्शन दो अनुपातों यानी 2 रेशियो की समानता यानी इक्वलिटी को दर्शाता है। ठीक है, समझे? तो समानुपात क्या है? आपके 2 अनुपातों का, 2 रेशियो का समानता यानी इक्वलिटी दर्शाता है। ठीक है, यदि 2 अनुपात आपके बराबर यानी इक्वल है, ठीक है, 2 रेशियो है आपके, वो इक्वल हैं, बराबर हैं दोनों, तो वे समानुपात यानी प्रोपोर्शन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? इन्हें हम किसमें दिखाते हैं? ये चिन्ह होता है डबल कोलन, एक तरीके का। ठीक है, 1 कोलन और 2 कोलन। ठीक है, या फिर इक्वल हमने बताया था, तो इक्वल का सिंबल क्या होता है? इक्वल वाला मार्क इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, उदाहरण देखो,
यदि आपका A/B और C/D लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ABCD आपका समानुपात है यानी प्रोपोर्शन है, ठीक है, क्योंकि A/B आपका ये एक रेशियो हो गया और C/D एक आपका एक रेशियो हो गया, एक अनुपात हो गया। तो ये अनुपात की यहाँ बराबर दिखाया गया है, इसका मतलब कि ये चारों आपके क्या है, समानुपात है यानी प्रोपोर्शन में, ठीक है। इसी के लिए इसको देखो, या तो A/B इक्वल टू C/D ये लिखा हो, या फिर A/B और हमने डबल कॉलम बताया था ना, C/D। तो ये क्या हो गया, ये आपको बता रहा है कि एक अनुपात जो एक रेशियो है ये इसके बराबर है, ठीक है, ये रेशियो जो है ये इसके बराबर है, ठीक है। इसी के लिए ये समानुपात यानी प्रोपोर्शन हो गया सारे ABCD, ठीक है। समझ में आ गया इतना, समझ में आया कि नहीं। अब जैसे समानुपात के आपके अनुपात के आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, वैसे ही समानुपात के आपके प्रोपोर्शन के भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनके बारे में आइए जानते हैं, ठीक है, जाना जाए। और फिर देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। देखो, ब्राह पदों का गुणनफल, ठीक है, ये आपका ब्राह सॉरी बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है। तो बाह्य पदों का गुणनफल क्या है, आपको ये देखो, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपकी हमेशा होगी, ठीक है। ये आपके कंप्यूटर में कभी कभी ये जुड़ता नहीं है, तो ये ऐसे डॉटेड करके लिखा हुआ होता है, तो इसको इग्नोर करके आप इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है। ये इस तरीके का, ये देखो बाह्य पद लिखा हुआ है ना, इसी तरीके का, ठीक है। तो ये आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये फॉन्ट की दिक्कत है, ठीक है। तो बाह्य पदों का गुणनफल देखते हैं दोस्तों। मध्य पदों का गुणनफल यानी क्या होता है, बाह्य पद का गुणनफल क्या होता है कि मध्य पदों का गुणनफल, और तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आपका मध्य पदों का गुणनफल होता है, ठीक है। यानी देखो दोस्तों, अगर जैसे A/B और डबल कोलन C/D लिखा हुआ है, ठीक है, यानी A/B और ये इक्वल साइन है और C/D लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कह रहा है कि इसका जो बाह्य पदों का गुणनफल है वो क्या मध्य पदों का गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। बाह्य मतलब एक्सट्रीम जो अपोजिट साइड है, ठीक है, जैसे A हो गया और D हो गया, ठीक है। तो यानी A/D जो है वो बराबर होगा किसके, मध्य पदों के गुणनफल। मध्य में क्या आता है, बीच में क्या आ रहा है, B और C आ रहा है, ठीक है, तो B/C, ठीक है। तो A/D इज इक्वल टू B/C हो गया, समझ में आया। ये कह रहा है कि यदि A/B डबल कोलन C/D है यानी प्रोपोर्शन है, तो A/D जो हमने आपको बताया और B/C बराबर होंगे, ठीक है, इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे A और D क्या है, आपका बाह्य पद है यानी एक्सट्रीम टर्म है, जबकि आपका B और C मध्य टर्म है, समझ में आया, मीन टर्म है, समझ में आया कि नहीं दोस्तों। तो A/B तो A/B और डबल कोलन C/D अगर लिखा हुआ है यानी प्रोपोर्शन में लिखा है, तो हमेशा A/D इज इक्वल टू B/C होता है, समझ में आया। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज आएगा, ठीक है। क्या होता है A/D, देखो A/D इज इक्वल टू B/C, यानी पहला वाला और चौथा वाला को गुणा कर देंगे, बराबर करेंगे सेकेंड और थर्ड से, दूसरा और तीसरे से, ठीक है, के गुणे से, समझ में आया। अब आते हैं दूसरा टर्म, ये हो गया तो एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा आपका है मध्य समानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। देखो मीन प्रोपोर्शनल क्या कह रहा है, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको दिया होता है दो चीजें आपकी रिपीट होती है, जो दूसरा वाला टर्म है वो आपका तीसरे में भी लिखा होता है, ठीक है, यानी A/B और B/C यानी कॉमन हो गया, ठीक है। देखो A/B हो गया और आपका B/C हो गया। अब इसमें देखो A B अगर नंबर देखा जाए तो कितने नंबर, ये तीन ही नंबर हुए, A B और C है, ठीक है। और B जो है यानी दूसरा वाला नंबर है वो तीसरे में भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, तो B और A और C, B को A और C का आपका मध्य अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। तो B जो है वो क्या हो गया, B जो है वो आपका कॉमन आ रहा है, तो B क्या हो गया, A और C का मध्य समानुपात यानी, ठीक है,
यानी मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। बी जो हो गया वो आपका ए और सी का मध्य यानी बीच वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। मध्य समानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये एक फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। ये कैसे आया दोस्तों? या फिर एक होता है बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए और सी, सीरीज वगैरह आप पढ़ेंगे या किसी से पढ़ेंगे तो ये लिखा होता है, ठीक है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। हमने जो आपको अभी बताया था पहली वाला जो बाह्य पदों का गुणनफल, उसी पे आधारित ये चीजें हैं, ठीक है। देखो अगर हम ए टू बी लिखा हुआ और बी टू सी लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रपोजनल में है, तो हम बाह्य पदों का गुणनफल के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको बाहर वाला मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर होगा अंदर वाले के मल्टीप्लीकेशन के, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बी इंटू बी आपका क्या हो गया, बी इंटू बी और ए इंटू सी हो गया, ठीक है। तो ये बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया और ये ए इंटू सी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? अब ये स्क्वायर रूट है, ये सॉरी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए अगर हम बी लिखते हैं तो स्क्वायर को आप इधर ले जाइए, ठीक है, तो स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। तो ए इंटू सी हो गया, ठीक है। यही फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि बी इज इक्वल टू अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट ए इंटू सी, ठीक है। समझ में आया? तो मध्य समानुपात समझ में आया बच्चों के नहीं? अगर आपको 3 टर्म दिया है और बीच वाला जो है वो आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका बी जो है बीच वाला जो है वो आपका मध्य समानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है। और उसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू सी, ठीक है। या फिर आप मध्य बाह्य पदों का गुणनफल वाले से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया ना? कर लोगे? आगे चलते हैं। अभी सारा हम आपको रिवीजन करवाएंगे, सॉरी प्रैक्टिस करवाएंगे, रिवीजन तो होता ही रहता है डेली, ठीक है। अब आते हैं तृतीय समानुपाती के बारे में। तृतीय समानुपाती क्या होता है, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है दोस्तों, तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए, इस तरीके का, ठीक है। तृतीय समानुपाती क्या होता है, तो यदि आपका ए इज टू बी और बी इज टू सी है, ठीक है, तो सी को ए बी और बी का तृतीय समानुपाती कहते हैं, ठीक है। और बी को क्या कहेंगे, बी देखो यही हमने आपको पैटर्न बताया था ना, ये पैटर्न याद कर लीजिएगा। ये पैटर्न जब है तो बी आपका क्या हो गया, बी आपका मध्य समानुपाती, अभी हमने पढ़ाया, बी आपका मध्य समानुपाती हो गया, बीच में आ रहा है इन दोनों के। और सी जो है ए बी सी है, तो सी क्या है, ये आपका तृतीय समानुपाती है यानी थर्ड। ये पहला आपका ए हो गया समानुपाती, दूसरा आपका बी हो गया, तीसरा आपका सी हो गया, ठीक है। तृतीय समानुपाती क्या है, सी है। तो सी आपका ए और बी का तृतीय समानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से चतुर्थ अगर समानुपाती कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ए इज टू बी और इक्वल टू या कॉलन डबल कॉलन सी इज टू डी, ठीक है। तो आपका डी जो है वो क्या है, डी आपका क्या है, चौथा है। ए आपका हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, बी हो गया, सी नंबर, डी हो गया और ये चौथा आपका डी है, ठीक है। तो डी आपका ए और बी और सी का चतुर्थी समानुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। समझ में आया बच्चों इतना कि नहीं? ये सारी आपकी थ्योरी थी, समझ में आया? देखो हमने पढ़ाया आपको कि अनुपात क्या होता है, अनुपात के हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात किए कि यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सरलतम रूप में होना चाहिए। समानुपात यानी प्रोपोर्शनल के बारे में हमने पढ़ाया कि अगर 2 अनुपात आपके बराबर हैं तो वो समानुपात के तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, ठीक है। फिर हमने महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपको बताया जो बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल होता है, ठीक है। मध्य समानुपाती हमने बताया आपको, और तृतीय समानुपाती और चतुर्थीय समानुपाती हमने आपको समझा दिया। समझ में आया बच्चों इतना कि नहीं? आप लोगों को समझ में आया? वीडियो को लाइक करिए। अब हम आते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस आंसर पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप हम देखते हैं 6 और 54, ठीक है, 6 और 54 का मध्य समानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल क्या है, ठीक है। समझ में आया? मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्य समानुपाती यानी बीच वाला जो है वो रिपीट हो रहा है। मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्य समानुपाती
तो कोई इंग्लिश टर्म नहीं लिखा रहेगा एग्जाम में, इसलिए आप ये याद कर लीजिए हिंदी टर्म वाला, हिंदी शब्द मध्य समानुपाती। हमने बताया था मध्य समानुपाती मतलब A:B होगा और इक्वल टू B:C होगा, ठीक है। यानी ये बीच वाला जो आपका रिपीट हो रहा है मध्य समानुपाती, ठीक है, समझ में आया। तो अब बता रहा है कि 6 और 54 का मध्य समानुपाती, यानी ए आपको दे दिया 6 है और सी आपको दे दिया 54 है, ठीक है। तो बी आपको बोल रहा है कि मध्य समानुपाती आप फाइंड करिए। समझ में आया। हमने आपको बताया था ना कि अंदर वाले को गुणा कर देंगे और बाहर वाले को गुणा कर देंगे, उसके बराबर होगा, यानी b इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, हुआ कि नहीं हुआ। यानी b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू सी, ठीक है। ए क्या दिया है, ए आपका दिया 6 और बी दिया आपको 54, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका देखो, ये आपका बी, ये गुणा करोगे आप, तो गुणा करोगे तो आपका ये अंडर रूट 324 आएगा, ठीक है। 54 इंटू 6 आप करोगे, देखो अरे ये करना आता है ना आपने, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर पढ़े हो। 24 6 5 30, ठीक है, 31 32 324 आया कि नहीं आया, तो अंडर रूट 324 आया। अब अंडर रूट 324 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट कह रहा है, इसका मतलब कि इसको ये दो भागों में आपका टूटेगा, ठीक है। तो देखो 18 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 18 इंटू 18, 8 8 जा 64, 64 हो गया, 8 1 जा 8 और 6 44, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये 18 हो गया, तो ये आपका कितना हुआ, 4 हो गया, 8 4 12 हो गया और 2 1 3 324 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 18 का ये स्क्वायर रूट है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो ये आपका 18 हो गया आंसर, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो आंसर देख करके बता दिया कि आपने 18 को गुणा कर दिया, हम कैसे बताएंगे कि ये 18 का गुणा है, ठीक है, 18 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो आपको उसके लिए याद करना पड़ता है, 1 से लेकर के या तो 20 तक आप याद कर लीजिए स्क्वायर रूट। या फिर उसका दूसरा तरीका, अगर आप याद नहीं करना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए, थोड़ा टाइम वेस्ट करिए। 324 है ना, आपने फैक्टर वगैरह आपने पढ़ा होगा, फैक्टर निकालना, ठीक है। उसी तरीके से आप निकालिए इसको, 2 से पहले करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, ठीक है। फिर आपका 2 हो गया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। फिर आपका अब 81 है तो किससे होगा, 3 से होगा, 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21, ठीक है, 27, 7 8 9, ये भी 3 से होगा, तो 3 9 3 जा 27, ठीक है। फिर आपका 3 से हो गया, 3 3 जा 9 और 3 1, ठीक है। तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका फैक्टर तरीके का हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब 324 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखो 324 को आप 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और फिर 3 इंटू 3, आ रहा है ना, कैप्चर हो रहा है ना, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ सही है, थोड़ा सा नीचे कट रही है, वही नहीं। तो इस तरीके से आप 324 को लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट है, यानी 2 बार वो नंबर आएगा, ठीक है। तो 2 बार आपका 2 आ रहा है, 3 3 आपका 2 बार आ रहा है, फिर से 3 आ रहा है, तो आप एक एक निकाल लो इसमें से। तो ये क्या हो गया, ये 2 हो गया इंटू ये 3 एक निकल गया और ये आपका ये 3 निकल गया, ठीक है, समझ में आया। अब इसको गुणा कर दोगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो आंसर आप आ गया 18। समझ में आया दोस्तों कि 18 कैसे हुआ, समझ में आया। निकाल लोगे ना स्क्वायर रूट। अब मैं हमेशा आपको बताऊंगा नहीं कि स्क्वायर रूट के कैसे आएगा आंसर, आप अपने खुद से निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका मेन प्रोपोर्शनल हो गया, यानी आपका मध्य समानुपाती हो गया आपका क्या, 18, ठीक है। समझ में आया इतना कि नहीं, समझ में आ गया। आओ आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 समानुपाती पदों के मध्य पदों, 4 समानुपाती यानी 4 प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी 4 समानुपाती यानी क्या हो गया, A:B इक्वल टू C:D, ठीक है, कि मध्य पद यानी मीन टर्म का गुणनफल 36, यानी ये कह रहा है B इंटू C क्या है, 36 दिया है, ठीक है।
यदि बड़ा पद हो यानी एक्सट्रीम पद पे एक पद आपका 3 है। अब वो बोल रहा है इन दोनों में से कोई एक पद जो है वो आपका वो 3 है, ठीक है। तो मान लो हम ए जो है वो आपका 3 है, तो दूसरा पद वो बोल रहा है कि दूसरा पद क्या होगा, ठीक है। वही फॉर्मूला, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, बराबर कर दोगे, यानी ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है। बी इंटू सी बोल रहा है कि ये 36 दिया हुआ है, ठीक है, तो 36 लिख दिए। ए हमको बता रहा है कि ये 3 है, और डी हमको बता रहा है कि डी आप दूसरा वाला ज्ञात करिए। तो डी इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 3 हो गया, 36 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये 3 इकन्या 3, 12 3 36, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 12 आ गया, है कि नहीं। तो आंसर क्या होगा, 12 होगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, निकाल लोगे। देखो यही चीज ये कह रहा है, देखो क्या है। मान लीजिए 4 समानुपाती प्रोपोर्शनल आपके A:B और C:D में लिखा गया है, ठीक है। तो मध्य पदों का गुणनफल क्या है, बता रहा है कि B इंटू सी आपका 36 है, ठीक है। ब्राह पदों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम क्या है आपका A इंटू डी इज इक्वल टू 36 है, ठीक है। बराबर होता है ना, मध्य पदों का गुणनफल के बराबर होता है ब्राह के पदों का। तो यदि एक ब्राह पद यानी एक्सट्रीम आपको दे दिया एक ए इज इक्वल टू 3, तो 3 इंटू डी इज इक्वल टू 36, तो डी इज इक्वल टू 12, उत्तर आपका 12 हो गया। समझ में आ गया, कर लोगे बच्चों, कर लोगे कि नहीं, कर लोगे। लाइक करें इसी बात पे, लाइक करें वीडियो को, ठीक है। फ्री में देखो दोस्तों आपको कोर्स करवा रहा हूँ डीएलएड का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पे आए जाए, आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट किए तीसरा प्रश्न पे हम लोग आते हैं, ठीक है। आधे घंटे की क्लास आप लोगों की होने वाली है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपको सीधे आंसर ना दिखाता हूं। देखो दो धन लिखा हुआ है, ठीक है, दो धन 11:13 के अनुपात में, ठीक है, दो धन है, ठीक है, उसका अनुपात दिया है 11:13। यदि दूसरा धन आपका 156 है तो पहला धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो इंग्लिश में भी मैंने वही क्वेश्चन लिखा, टू अमाउंट्स आर इन रेशियो 11:13, इफ द सेकेंड अमाउंट इज 156 देन फाइंड द फर्स्ट अमाउंट। याद रखिएगा क्वेश्चन आपका हिंदी में आएगा, इंग्लिश में कभी नहीं आता है, ठीक है। डीएलएड आपका यूपी में हिंदी में होता है, ठीक है। अब बता रहा है एक कोई धन है, ठीक है, दो धन है यानी पैसा है, ठीक है, वो 11:3 के रेशियो में लिखा हुआ है। 11:3 को हम 11 फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बता रहा है कि दूसरा धन जो है वो आपका क्या हो, दूसरा सेकंड वाला धन में एक जो आपका अमाउंट है वो आपका नहीं बताया है, वो कहा ज्ञात करिए। और दूसरा जो धन है वो आपका बताया है 156 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो देखो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम x मानते हैं, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि एक है आपका 11x है पहला अमाउंट, ठीक है। दूसरा अमाउंट जो है आपका A1 है, ये दूसरा A2 जो है वो आपका 13x है, ठीक है। रेशियो जो दिया है उसको x कर दो, ठीक है। तो 11x हो गया और 13x हो गया। अब बता रहा है दूसरा वाला धन आपका 156 है, यानी A2 जो है वो 56 है, 13x इज इक्वल टू 156, ठीक है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 156 डिवाइड बाई 13, है कि नहीं दोस्तों। तो 13 डिवाइड बाई 156 कितना हुआ, मतलब 156 डिवाइड बाई 13 आपका 12 हो गया, ठीक है। आ रहा है ना ये, हाँ आ रहा है। तो आपका x की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई दोस्तों, ठीक है। 12 हुई कि नहीं हुई, हो गई दोस्तों, 12 हुई ना। अब x की वैल्यू आई गई हमारी 12 होती है, तो हमने अभी तो आपको x की ज्ञात की है, A1 जो आपका है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो A1 आपका 11x है, ठीक है। A1 क्या है आपका, A1 आपका 11x है, यानी 12 इंटू 11, तो ये क्या हो गया, ये आपका 132 हो गया दोस्तों, ठीक है। समझ में आया। देखो हल क्या है, मान लीजिए पहला धन आपका 11x है, दूसरा धन आपका 13x है, वही चीज। तो दूसरा धन बता रहा है 156 है, तो 13x इज इक्वल टू 156, x इज इक्वल टू 156 बाई 13, x इज इक्वल टू 12। अब पहला धन हमारा 11x हमने माना था, ठीक है। तो 11 इंटू 12 आपका 132 आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया बच्चों, कर लोगे ना, कर लोगे कि नहीं, कर लोगे ना। आगे बढ़ा जाए, आप लोग साथ साथ में सॉल्व भी कर रखिए, हमारा सोल्यूशन मत देखा करिए, आप सॉल्व करा करिए, कमेंट्स में बताया करिए कि आपका क्या आंसर आया। और फिर उसके बाद से
जो मैं आंसर बताता हूँ उसको मैच भी किया करिए, ठीक है। कुछ लोग तेज होते हैं, हमको पता है, कुछ लोग मैथ्स में वीक होते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि आपका सॉल्व हो जा रहा है तो इसका मतलब सर बहुत हलवा क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम आसान भी करवाते हैं, हम मिक्स भी करवाते हैं, क्योंकि एग्जाम जो होता है वो कठिन भी होता है, आसान भी होता है। हर तरीके का क्वेश्चन आता है जिससे बच्चे पास हो सकेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है सीधे आपको हाई लेवल लेंगे आ जाएगा। तो अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो आपको अच्छी बात है, दूसरों को आप मत चिढ़ाइए उसके लिए, ठीक है। आते हैं प्रश्न 4 पे। दो संख्याओं का योग दे रहा है 40 है, तथा उनका अंतर यानी डिफरेंस जो है वो 4 है। यानी मान लो ए है और दूसरा A2 है, ठीक है। तो A1 प्लस A2 जो है वो बोल रहा है कि 40 है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस जो है A1 माइनस A2 जो है वो क्या है, वो आपका 4 है। संख्याओं का अनुपात यानी रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ए और इस टू टू का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो A:A1 डिवाइड बाई A2 वाला रेशियो मांग रहा है, या A1:A2 मांग रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड डिफरेंसेस इज 4, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर, ठीक है। समझ में आया इतना। आओ हम सॉल्यूशंस पे आते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों कैसे सॉल्व किया है। मान लीजिए दो संख्याएं यानी नंबर जो दो है वो x है और y है। तो हमने क्या अभी बताया था, आपको इक्वेशन दिया था कि नहीं, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। दो इक्वेशन आपके बन गए, ठीक है। दो आपके इक्वेशन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं दोस्तों, बन रहे हैं ना। यही चीज तो हमने आपको बताई थी अभी। तो आपके दो इक्वेशन हो गए ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। देखो पहला इक्वेशन और दो इक्वेशन को जोड़ेंगे अगर हम, यानी x प्लस वाई और y माइनस एक्स माइनस वाई को जोड़ दिया जाए, ठीक है। एक इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको बता देता हूँ रफ मैंने, ठीक है। तो x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, ठीक है। तो एक ये हो गया और प्लस हम यहाँ कर दिए x माइनस वाई, और ये 40 है और प्लस 4 है। 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये देखो ये आपका ओपन होगा तो x ब्रैकेट मान लो ओपन कर दिया, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 44, ठीक है कि नहीं हुआ। तो 2x, x दो बार आया है 2x, और y माइनस वाई आपका ये कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग थर्ड सेमेस्टर में हो भाई, आप लोगों को ये सब चीज आनी चाहिए, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 44 हो गया, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, डिवाइड कर दो 22, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 22 हो गई, हो गई। आ गया x की वैल्यू 22। अब जो x की वैल्यू 22 आ गई है तो आप यही चीज को आप इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 था, ठीक है। तो x आपका 22 है, 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ठीक है। यानी y इज इक्वल टू, अब 22 को हम उस साइड ले जाएंगे, इक्वल की उस साइड, ठीक है। आप राइट साइड में ले जाएंगे, और याद रखिएगा अगर हम कोई भी चीज को आप हम राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, मतलब इक्वल के अपोजिट में ले जाते हैं, मतलब उसको आगे ले जाते हैं, इक्वल को पार कर देते हैं। ये लक्ष्मण रेखा जो है इक्वल वाली, उसको हम पार कर देते हैं, तो हमको उसका साइन जो है वो उल्ट पलटना पड़ता है, ठीक है। तो अगर यहाँ प्लस में है, ये अगर लिखा नहीं है तो ये प्लस में है, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 40 माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो 40 माइनस 22 आपका क्या हुआ, 18 हो गया। तो 18 आपका y वैल्यू होगी, ठीक है। समझ में आया। अब हमको पता चल गया पहली संख्या आपकी 22 है और दूसरी संख्या आपकी 18 है, ठीक है। हमसे पूछा था, वो क्या पूछा था क्वेश्चन, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। यहाँ पूछ रहा है कि संख्याओं का अनुपात निकालिए, यानी रेशियो निकालिए, ठीक है। तो रेशियो निकालनी है तो 22:18 हो गया। लेकिन हमने आपको एक रूल पढ़ाया था कि हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलता में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो 11, और ये हो गया आपका 9। अब ये डिवाइड नहीं होगा फर्दर, ठीक है, आगे जाकर ये डिवाइड नहीं होगा। तो 11:9 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आपका सरलतम रूप और सिंपलेस्ट फॉर्म आपका 11:9, दोनों को 2 से भाग देने पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया आप लोगों को ये प्रश्न, हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन, कर लोगे ना।
देख रहे हो, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है मैथ्स। नहीं समझ में आया करिए आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपको फिर से वो चीज, चैप्टर, वो टॉपिक, वो क्वेश्चन आपको फिर से समझाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आप लोगों का अगर परमिशन ग्रांटेड है तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलो दोस्तों, पढ़ते हैं प्रश्न 5 पे बढ़ते हैं हम लोग। बता रहा है P/Q और Q/S है। दिख रहा है आप लोगों को ये कि नहीं, छोटा है क्योंकि दिख ही रहा है। ठीक है, तो P/Q इज इक्वल टू R/S जो है आपका, यानी ये प्रपोजल दे दिया है, इज इक्वल टू T/U यानी 2:3। P/Q इज इक्वल टू R। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका यहाँ रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये आप इतना कट कर दो, एक सेकेंड, ये कट कर दो। ठीक है, वो दो बार रिपीट हो जा रहा है क्वेश्चन, ये आप कट कर दीजिए। ठीक है, तो बोल रहा P/Q इज इक्वल टू R, R/S। ठीक है, यानी P/Q इज इक्वल टू R/S। हमने बताया था इज इक्वल टू लिखिए या फिर ये आप लिख दीजिए। ठीक है, डबल कोलन। ठीक है, दोनों आपका बराबर है। ये आपका बराबर है किसके, T/U के। ये भी आपका बराबर है T/U के। और T/U क्या है आपका, ये आपका 2:3 है। ठीक है, समझ में आया। तो हमसे पूछ रहा है कि आप हमको बताइए PQ प्लस NR प्लस OT इस टू MQ प्लस NS प्लस OU बराबर होगा, क्या होगा। ठीक है, तो वही चीज बता रहा है कि P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू T/U, और उसकी वैल्यू क्या दी है, 2:3 है। तो MP प्लस NR प्लस OT इज टू MQ NS और OU विल बी इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे थोड़ा। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको डरावना लगता होगा ना, लगता होगा क्या पूछ लिया इतना भयंकर, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। वही सिंपलेस्ट फॉर्म आप ये क्वेश्चन कर चुके हो, बस उसी चीज को इसने घुमा करके पूछ लिया है, जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाइए। ठीक है, डर जाइए आप, तो डरना नहीं है बच्चों, मैथ्स में आप डरेंगे तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिंपल ये क्या कह रहा है, देखो हमने आपको सिंपल फॉर्म में ये लिख दिया, P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू T/U इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P/Q इज इक्वल टू R/S। ठीक है, इज इक्वल टू T/U इज इक्वल टू 2:3 लिख सकते हैं कि नहीं। हमने बताया था ना कि रेशियो को, अनुपात को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, बताया था दोस्तों, है कि नहीं आप लोग को। एक सेकेंड, ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि आप कांस्टेंट मान लीजिए, x मान लीजिए, जैसे हमने बताया था ना, एक क्वेश्चन आपको कराया था कि x मान लीजिए, पहला को कहाँ गया, पहला वाला प्रश्न, ये देखो, हमने 11 मान लीजिए, पहला को x मान लीजिए हमने बोला था। ठीक है, तो दूसरा को हम 13x मान लेते हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से ये देखो, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं k यानी कांस्टेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका p जो हो गया वो आपका क्या हो गया, 2k हो गया, जैसे 2x होता है। ठीक है, तो p आपका क्या हो गया, 2k हो गया। देखो r जो हो गया, जगह कम है इसके लिए लिख नहीं रहा हूं, अरे लोग लिख देता हूँ, p इज इक्वल टू 2k हो गया। r जो हो गया, r भी 2k हो गया, r भी आपका 2k हो गया क्या नहीं हो गया, जैसे x वाला हमने किया था वैसे ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। t भी आपका 2k हो गया, t आपका क्या हो गया, 2k हो गया। सेम इसी तरीके से q जो है, q आपका क्या, यहाँ 3 है नीचे। ठीक है, q नीचे आ रहा है ना आपका, तो न्यूमरेटर वाला आ गया, ये आप मान लो k डिवाइड बाई k। ठीक है ना, k डिवाइड बाई k इज इक्वल टू 1 वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो q इज इक्वल टू आपका 3k, q इज इक्वल टू क्या हो गया, 3k हो गया। s इज इक्वल टू आपका 3k और u इज इक्वल टू आपका 3k। ठीक है, समझ में आया इतना। तो सारी हमको वैल्यू पता चल गई कि सारी वैल्यू आपकी क्या होगी। ठीक है, एक हमको एक वेरिएबल में हमको वैल्यू सबकी पता चल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमको वैल्यू पता चल गई है तो हम कोशिश करेंगे कि उसी वैल्यू को हम फॉर्मूले में अपने रख दें। तो आइए बच्चों, उसी फॉर्मूले में हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला जो एक्सप्रेशन था आपका क्या था, एक्सप्रेशन था आपका MP प्लस NR प्लस OT इज इक्वल नहीं, रेशियो जो है इस टू बोलते हैं इसको। ठीक है,
इस टू आपका एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू, ठीक है। तो एम के यहां से हमने उठाते हैं, एक एक वैल्यू उठाएंगे, ठीक है। तो एम है आपका, देखो आपको पहले हम यहाँ बता दो, अभी आप पहला दिन है ना इसलिए आपको ऐसे समझा देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जीरो नहीं है, ओ है, ठीक है। थोड़ा बेसिक से आज पढ़ाना पड़ेगा ना। एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू, ठीक है। हमने क्या ज्ञात किया था, हमने ज्ञात किया था P इज इक्वल टू 2K, ठीक है। तो M 2K यहाँ रख दिए P के यहाँ, ठीक है, प्लस N R के यहाँ हमने क्या लिखा है 2K, R भी 2K है, 2K प्लस वो T के यहाँ क्या लिखा था, T भी आपका 2K है, ठीक है, 2K। ये आपका ब्रैकेट बंद कर दिया, यहाँ इस टू वाला रेशियो सिंबल लगा दिया। M आपका कांस्टेंट है, Q आपका क्या है 3K प्लस एन एस क्या है 3K प्लस ओ यू क्या है आपका 3K, ठीक है। इतना हो गया कि नहीं हो गया, कर लोगे इतना, कर लोगे बच्चों इतना कि नहीं। वही चीज आपको केवल लिखनी है जो आपने ज्ञात किया था, ठीक है, वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब देख रहे हो आपको कि यहाँ 2K जो है वो आपका कॉमन है, इस पूरे फ्रैक्स ये पूरे ब्रैकेट में आपका 2K कॉमन है। तो 2K को हम बाहर निकाल लेंगे, पढ़े हो ना, ये बाहर निकालना, कॉमन लेना। तो यहाँ बचा क्या, M बचा, N बचा और O बचा, बचा कि नहीं बचा, बचा कि नहीं बचा दोस्तों। जब हम कॉमन करते हैं यानी बाहर निकालते हैं, इसका मतलब हम वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा और बेसिक में अगर जाएं तो M2K है लिखा, मान लो M2K है, ठीक है, दिख रहा है ना ऊपर, हाँ दिख रहा है। तो M2K है, इसका मतलब हमने कॉमन क्या लिया, 2K हमने लिया कॉमन। तो 2K हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, 2K कट गया तो बचा M, तो यही M आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से N आ गया और O आ गया, ठीक है, इस टू। अब यहाँ आप देखोगे 3K जो है वो 3K आपका कॉमन है कि नहीं, हर जहाँ आ रहा है। तो 3K को हम बाहर निकाल दिए, खदेड़ दिए इसको बाहर। तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये बचा M, N और O बचा, बचा कि नहीं दोस्तों, बचा कि नहीं, बच गया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से क्या क्या चीज कट जाएगा, देखो M प्लस एन प्लस ओ है, इधर भी M प्लस एन प्लस ओ है, ठीक है। तो ये आपस में कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा, कट गया। K जो है, K भी इधर है और K इधर भी है, तो K भी काट दिया हम, काट दिए। तो बचा क्या, 2:3, 2:3, ठीक है। वही आपका आंसर हो गया 2:3, देखो यहाँ पे दिया है 2:3, बी वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, वही चीज आपका बता रहा है यहाँ पे कि P/Q R/S इज इक्वल टू T/U इज इक्वल टू 2:3 अगर दिया है, तो इसका मतलब कि अगर हम मान लेते हैं कि P इज इक्वल टू 2K, R इज इक्वल टू 2K, T इज इक्वल टू 2K, कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, K मान लिया हमने, ठीक है, X मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। सेम उसी तरीके से Q इज इक्वल टू 3K, S इज इक्वल टू 3K और U इज इक्वल टू 3K जो हमने निकाला है। फिर हम सारे चीज को वैल्यू को हम एक्सप्रेशन में रख दिए, उसके हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं, ठीक है, उसमें हमने डाल दिया। फिर हमने डालने के बाद क्या किया, देखा कि क्या चीज रिपीट हो रही है बार बार। 2K जो है इसमें रिपीट हो रहा है, तो 2K हमने बाहर निकाल दिया। इधर आपका 3K रिपीट हो रहा है, तो 3K हमने बाहर निकाल दिया। और फिर हमने रेशियो डिवाइड कर दिया, तो आपका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम में क्या हो गया, आपका 2:3 हो गया आंसर। समझ में आया बच्चों के नहीं, समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आइए पढ़ते हैं आगे। नीचे का थोड़ा, ऊपर का थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न 6 पे, ठीक है। 8 प्रश्न हम लोग देखेंगे, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे, आज की क्लास लंबी हो जाएगी क्योंकि आज बेसिक से स्टार्ट किया है ना, ऑलरेडी 45 मिनट होने वाला, 50 मिनट। तो देखो छठा क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याएं हैं, क्या क्या आपकी P/6 के अनुपात में है, ठीक है। तो दो संख्या आपको दिया है, वो क्या 5:6 के रेशियो में है, अनुपात में है। यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो आपका 4:5 के अनुपात में हो जाती है, ठीक है। समझ में आया, देखो क्या कह रहा है, 5:6 दिया है। अब इसमें से हम, तो आपका ये हम क्या किया, हमने आपको बताया था इसको x मान लीजिए, तो 5x और हम 6x मान लेते हैं, ठीक है, मान लिए। बोल रहा है इसमें से हम 8 घटा दिए, दोनों में से 8 घटाना है, तो इसमें 8 घटाएं, इसमें 8 घटा दिए, है कि नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका 4:5 बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन,
देखो क्वेश्चन जब आप इक्वेशन में लिख दोगे तो आधा काम आपका आधा काम नहीं 80% तो काम वहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको सॉल्व करना है उसको। तो इक्वेशन में लिखना आपको सीखना है। हर क्वेश्चन को आपको इक्वेशन में लिखना आना चाहिए, ठीक है। मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन है आपको इक्वेशन में आना चाहिए। इक्वेशन में उसको कैसे लिख सकते हैं और फिर उसके बाद से सॉल्व करना तो आपका बेसिक होता है मैथ्स। तो यही बोल रहा है कि 5:6 के अनुपात है, 5:6 के अनुपात है, इसको 5/6 कर देते हैं, ठीक है। उसमें से 8 घटाना है तो हमने कांस्टेंट मान लिया, 5x-8 कर दिया और 6x-8 कर दिया, ठीक है। इज इक्वल टू हम 4:5 का अनुपात हो गया। तो दो संख्याएं होंगी। अब वो पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं आपकी क्या होंगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना है इसमें, देखो बता देता हूं आपको। आपने सीखा होगा सेकेंड सेमेस्टर में, सीखा है कि नहीं। देखो ये आपको हम ब्रैकेट में डाल दें, बेसिक्स समझा रहा हूं। देखो 6x को इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। अब इक्वल वाला जो साइन होता है, ऊपर ऊपर वाला नंबर तो डिवाइड हो जाता है। अगर यहाँ पे जैसे मैंने अभी दिखाया था ना आपको, ये काट दिया था यहाँ पे। हाँ ये देखो ये है ना m+n+o है, इक्वल वाले साइन में इधर इधर हमने काट दिया था, ठीक है। के और के को काट दिया था। लेकिन जो नीचे वाला जो होता है उसमें क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें हम उल्टा वाला को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5 आपका क्या हो जाएगा, 5x-8 इज इक्वल टू 4x-6x-8। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। समझ में आया, इतना कर लोगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, बाहर है। तो 5×5 = 25 कितना हुआ, 5×5 = 25x माइनस 8×5 = 40, ठीक है, इज इक्वल टू 6×4 = 24x और माइनस 8×4 = 32। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब आपका हमने बोला था एक्स वाले को, जो जिसमें नंबर आ रहा है, जिसमें अल्फाबेट आ रहा है, उसको क्या करिए आप लोग एक साइड ले जाइए और जो नंबर वाला है उसको आप एक साइड में ले जाइए, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। तो अभी सारा मिक्स है, तो एक्स वाले को एक साइड ले जाते हैं और केवल नंबर वाले को एक साइड ले जाते हैं, ठीक है। हमने बताया था कि ये लक्ष्मण रेखा जो है, इक्वल वाला साइन जो है, इसको जब क्रॉस करता है कोई नंबर एक जहां से दूसरे जहां जाता है, तो उसका साइन जो होता है वो पलट जाता है। प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है कि नहीं, बोला था आपको, ठीक है। तो उसी के लिए 25x है यहाँ पे 24x है। अब हम क्या करेंगे, 24x को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 25x माइनस 24x हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यहाँ पे आपके क्या था, पहले से 32 था, -32 था, और यहाँ -40 है, ठीक है। -40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +40 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा, होगा दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 25x माइनस 24x, ये आपका x हो गया, इज इक्वल टू 40 में से 32 माइनस हो रहा है, ठीक है। 40 में से 32 माइनस हो रहा है, तो ये क्या हो गया, आप 8 हो गया। x इज इक्वल टू आपका 8 हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो हमने पहली संख्या आपको 5x मानी थी और दूसरी संख्या हमने 6x मानी थी। ये देखो 5x और 6x माना था कि नहीं माना था, माना था ना दोस्तों। तो 5x इंटू 8 और 6 इंटू 8, 8×5 = 40 और 8×6 = 48। तो ये आपका क्या हो गया, नंबर हो गया। तो पहला संख्या आपके 40 हो गई, दूसरा नंबर आपका 48 हो गया। अभी इसको रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम करेंगे तो आपको इसी को अगर आप डिवाइड करोगे दोस्तों, जैसे मान लो आपको 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो 4×10 = 40 और 12×4 = 48, तो 12 हो गया, ठीक है। तो 10:2 हो गया। अब इसको 2 से आप डिवाइड करो तो 2×5 = 10, 2×6 = 12। तो आपका क्या रेशियो आ गया, 5:6 आ गया। वही रेशियो जो आपका यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5:6 के अनुपात में है, ठीक है संख्या। तो आ गया ना वही आंसर। आप आंसर को वेरीफाई खुद से भी कर सकते हो कि आपका सही आंसर आया है कि नहीं। इसी तरीके से तो सही उत्तर क्या हो गया, 40 और 40 और 48 हो गया दोस्तों। समझ में आया, कर लोगे बच्चों, कर लोगे कि नहीं। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, लंबा है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
यदि आपका 378 सिक्के में 378 सिक्कों में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का है। कुल मिलाकर के आपको टोटल कितना अमाउंट बन रहा है, 378 सिक्के हैं, ठीक है। 378 सिक्के हैं, जिसके मूल्यों का अनुपात यानी रेशियो क्या है, 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या यानी नंबर ऑफ कॉइन होगी। समझे, समझ में आया दोस्तों कि नहीं? ठीक है, देखो एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे हम लोग, समझे। बोल रहा है कि टोटल सिक्का जो है, मतलब टोटल क्वाइन जो है हमारे पास वो 378 है। ये अमाउंट नहीं दिया है, ये क्वाइन बता रहा है कि टोटल सिक्का जो है आपके पास 378 है, ठीक है। 378 है। 1 रुपए का सिक्का, उसमें 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का। याद रखिएगा यूनिट सेम होनी चाहिए, तो यूनिट हम लोग सेम कर लेंगे जब सॉल्व करेंगे, ठीक है। उनका मूल्यों का अनुपात जो है, यानी जो मूल्य है उसका अनुपात क्या है, 13x, 11x और 7x है, ठीक है। समझ में आया? तो 50 पैसे सिक्के की संख्या, मतलब 50 पैसे कितना सिक्का होगा उसकी संख्या क्या है, नंबर ऑफ कॉइन पूछ रहा है, ठीक है, 50 पैसे का, ठीक है। तो देखो दोस्तों, कुल सिक्के आपके कितने, 378 है कि नहीं है, 378। तो सिक्कों के मूल्य का अनुपात जो है वो 1:50:25 जो वो क्या हुआ है, 13:11:7। आपको बताया था कि नहीं, बताया था ना दोस्तों। इसी को हमने कर दिया 13x, 11x और 7x, ठीक है। तो मान लीजिए मूल्यों का अनुपात रेशियो क्या हो गया, 13x, 11x और 7x है, ठीक है। हो गया, यहां तक समझ में आया। अब देखो 1 रुपए के सिक्के कुल वैल्यू, 1 रुपए का जो सिक्का है उसकी कुल वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो 1 रुपए का सिक्का आपकी आपकी ये मूल्यों का अनुपात था ना, तो 1 रुपए का सिक्का पहला वाला आपका 1 रुपए का, दूसरा वाला आपका 50 पैसे का, तीसरा वाला आपका 25 पैसे का था, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू क्या आ गई, 13x रुपीज हो गया, ठीक है। 50 पैसे के सिक्के की वैल्यू क्या आ गई आपके, 11x और 25 पैसे की वैल्यू की सिक्के की क्या वैल्यू आ गई आपकी, 7x, ठीक है। मूल्य क्या आ गया, 7x। तो 13x, 11x और 7x, ठीक है। इतना समझ में आया, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं, अब हम सिक्कों की संख्या ज्ञान कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सिक्कों की संख्या ज्ञान करने के लिए देखो 1 रुपए के सिक्के कुल मूल्य इसका 13x है, ठीक है। तो यहां से हमको सिक्का निकालना है कि टोटल एक सिक्का की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो एक, अगर यहाँ पे जो चीज रहता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपने आपने देखा होगा ये क्वेश्चन कि अगर 12 दर्जन का 12 केले का 40 रुपया है, नहीं 48 रुपया मान लो, ठीक है। तो एक केले का दाम कितना होगा, ऐसे आपने क्वेश्चन देखा है ना, तो क्या करते हो, 48 डिवाइड बाय 12 कर देते हो ना। तो 12 4 जा 48, यानी एक केले का दाम कितना हुआ, एक केले का दाम आपका 4 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें भी आप वही करोगे, एक रुपए के सिक्के की संख्या कितनी होगी, 13x डिवाइड बाय 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 रुपीज है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 13x डिवाइड बाय 1 आपका वही हो गया, 13x हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा है 50 पैसों के सिक्के की संख्या, 50 पैसा, याद रखिएगा पैसा यहाँ पे है, ठीक है, और हम रुपये में हर चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो 50 पैसा आपका क्या हुआ, 0.5 होता है कि नहीं, आधा होगा, 0.5 होगा। अगर 1 रुपया 1 हो रहा है तो 50 पैसा 0.5 होगा, आधा होगा। तो 11x डिवाइड बाई 0.5, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हाँ, तो 50 पैसा जो है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या, यानी हम 50 को उसको 0.5 कर देंगे, ठीक है। तो 11x डिवाइड बाई 0.5, ठीक है। अब 0.5 देखो, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, 22x हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा अगर आप पूछना चाहते हो, ठीक है। तो देखो एक ये भी एग्जाम्पल आसान में एकदम सॉल्व करवा देता हूँ आपको। 0.5 है, ठीक है। तो 0.5 को आप क्या 1/2 लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब आपका जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है, नीचे के नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में आपका नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वो 11x इंटू 2 हो गया, ठीक है, इंटू 2 हो गया, यानी ये 22x हो गया, ठीक है। समझ में आया, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, 22x हो गया। उसके बाद
चार्जर कहाँ गया यार, चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है लैपटॉप। ये 1 सेकंड रुकना दोस्तों, चार्ज में लगा दो, ठीक है। और इसी हिसाब से 25 पैसे की संख्या हम देखेंगे, तो 25 पैसे की संख्या 7x हमने मानी थी, 7x डिवाइड बाई 25 पैसा यानी 0.25 पैसा, ठीक है, रुपया। तो 7x डिवाइड बाई 0.25, ये क्या हुआ, ये 1/4 हुआ, 1/4 हुआ, इसका मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, तो 7 4 28x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो 13x, 22x और 28x आपका हो गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी टोटल, यानी 1 रुपए का कितना सिक्का हुआ 13x, 50 पैसे का कितना सिक्का हुआ 22x, और 25 पैसे का आपको सिक्का हो गया 28x, ठीक है। अब हम तीनों सिक्कों को जोड़ देंगे और हमको दिया हुआ 370 टोटल कॉइन है हमारे पास, ठीक है। तो 13x प्लस 22x प्लस 28x डिवाइड इज इक्वल टू 63x हो गया, जोड़ दिए, ठीक है। अब हमें दिया गया है कि कुल सिक्के 378 है, तो 63x इज इक्वल टू 378, तो x इज इक्वल टू 378 डिवाइड बाई 63, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई 6। आ गई कि नहीं दोस्तों, आ गई। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, इन नंबर ऑफ 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसा कितना है, 50 पैसे के सिक्के आपका क्या है 22x है, ठीक है, 22x है ना। यहाँ देखो 22x हमने निकाला था कि नहीं, तो 22 इंटू 6 क्या हो गया 132 हो गया। तो 132 सिक्के आपके 50 पैसे के हैं, ठीक है। समझ में आ गया आंसर। आंसर देखो यहाँ पे 132 लिखा है, इसको टिक मार देंगे, ठीक है। कर लोगे बच्चों, कर लोगे कि नहीं ये आप क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, हो जाएगा। 8वें प्रश्न को हम कल देखेंगे क्योंकि ये लंबा हो जाएगा काफी क्लास। तो कैसी थी आज की क्लास, समझ में आई आप लोगों को। नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको इसी तरीके का नोट चाहिए जिसमें हमने थोड़ा रफ वर्क किया है तो आप वो बताइए। अगर आपको क्लीन नोट्स चाहिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था तो वो बताइएगा, उस तरीके का हम नोट दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। देखते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। आज हम लोग का पहला दिन था, कुछ इंप्रूवमेंट होगा तो आप हमें बताइएगा, हम आपको और इम्प्रूव करके बताएंगे, ठीक है। कोई डाउट रहा करिए, क्वेश्चन पूछा करिए आप। और प्लेलिस्ट में हमारी सारे सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हमने कंप्लीट किया है, 6ठा ये सिलेबस मैथ्स हम कवर कर रहे हैं, और हिंदी बचेगा और फिर संस्कृत बचेगा, तो आपका 3rd सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। जुड़े रहिए, डीपी पाठशाला से दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय बाय।